स्कैन कर लेंगे कैमरे से, या पे एसएसजी गुरुकुल टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न क्या बनते हैं आर्थिक नियोजन से, इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले है ना, ये किस सूची में रखी गई है, ये किस सूची में रखी गई है। देखो बच्चों, अब अगर हम आर्थिक नियोजन पढ़ाना शुरू कर दें, सारी पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो आप विश्वास मान सकते हैं कि लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे हमको सिर्फ यही पढ़ाने में लग जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे, या फिर जो प्रश्न बनने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं को किस सूची में रखा गया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा समवर्ती सूची। सबसे पहले तो आपको याद रखना है आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद कुछ अन्य योजनाओं की बात की जाए, यानी कि आजादी से पहले की अगर हम लोग बात करें, यदि हम लोग किसकी बात करें, आजादी से पहले की बात करें कि कौन कौन सी योजनाएं पहले बनाई जा चुकी हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में मोक्षांडम विश्वेश्वरैया ने रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को कैसे प्रयोग किया जाए ताकि हमारे देश का अधिक से अधिक विकास हो सके, राष्ट्रीय आय दुगनी हो सके, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सके, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सके। और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। रफ्तार क्लासेस ने कुछ कमेंट किया है, कह रहा है सर अब कॉन्फिडेंस आ गया है हमें ग्राम पंचायत अधिकारी में, क्योंकि हमने एक टेक्स्ट बुक, क्या कह रहा है, 65 में से 42 क्वेश्चन सही हुए थे। कोई एक किसी ने कोई टेस्ट दिया होगा कहीं पर, तो 65 में से 42 सही हो गए। अभी सिर्फ आज हमने 8 क्लास ली हैं, आज 8वीं क्लास है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के भी सिर्फ 8 क्लास हुई हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आपको, तो आप लोगों को फटाफट से क्लास को शेयर कर देना है जल्दी से। आज क्लास हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट करी है, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना है सबसे पहले 1934, सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है 1934। एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, है ना, इन्होंने आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करी। आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करी, पहली रूपरेखा प्रस्तुत की, जो कि 10 वर्षीय योजना थी। जो कि कैसी योजना थी बच्चों? जो कि 10 वर्षीय योजना थी। और एक किताब लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो आप कहेंगे मोक्षांडम विश्वेश्वरैया की है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फिक्की प्रपोजल यानी फिक्की का प्रस्ताव कब आया? फिक्की का प्रस्ताव मोक्षांडम विश्वेश्वरैया ने 1934 में यह बात की थी, और 1934 में ही भारतीय पूंजीपतियों ने मिलकर फिक्की का गठन किया था। और फिक्की ने भी, है ना, क्या किया? आर्थिक नियोजन के महत्व को समझा और राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आयोजना की मांग या राष्ट्रीय योजना की मांग सबसे पहले किसने की? तो फिक्की प्रस्ताव में की गई। और फिक्की प्रस्ताव कब आया था? 1934। और ये क्या था? भारतीय पूंजीपतियों का एक समूह है। ये क्या है? भारतीय पूंजीपतियों का समूह है। आप कोई बताए हमको जल्दी से फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से याद कीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फिर याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है। इसने ही सबसे पहले राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन की मांग की थी। फिर इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होगा। फिर आपको याद रखना है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा याद रखना है? आपको याद रखना है 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अब इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस हरिपुरा अधिवेशन की
अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहते हैं सर जी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था? अगर प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन अगर प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कितने वर्षीय योजना चलाने की बात कही गई थी? 15 वर्षीय योजना कार्यक्रम की बात की गई थी। लेकिन इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। बताइए, सारी बातें समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति कितने वर्ष के लिए अपने कार्यकाल की बात कर रही थी? 15 वर्षीय योजना चलाने की बात कर रही थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कहां पर किया गया था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। यहां तक आपको बात समझ में आई? यहां तक आपको बात समझ में आई? यस सर, यहां तक हमको बात समझ में आ गई, सब लोगों का कहना है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि बताइए बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन है ये जो बॉम्बे प्लान है ये कहां पर कब आया था? तो आप कहेंगे 1944-45 में। ये बॉम्बे प्लान था क्या? भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर, भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर राष्ट्रीय आय को दुगना करने के लिए, कृषि की पुनर्संरचना के लिए, औद्योगिकरण पर बल देने के लिए और 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को 65 रुपए से बढ़ाकर कितनी प्रति व्यक्ति आय को 65 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने की योजना बनाई थी, जिसे हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बॉम्बे प्लान कहते हैं। सारी बातें क्लियर है? तो बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944-45 में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना। अब अगला क्वेश्चन है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना क्या है? लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। लघु व कुटीर उद्योगों का विकास। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास ये क्या है बच्चों? ये है गांधीवादी योजना। तो प्रश्न पूछा जाता है इस गांधीवादी योजना को किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे गांधीवादी चिंतन, जिनका नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने 1944 में गांधीवादी योजना शुरू करी थी। तो याद रखिएगा गांधीवादी योजना 1944 और किसने शुरू करी थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न पूछा जाता है बताइए अच्छा जन योजना किसने शुरू करी थी? जन योजना, तो जन योजना शुरू करी थी एम.एन. राय ने। किसने शुरू करी थी बच्चे? एम.एन. राय ने। साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने जन योजना को शुरू करी और भारतीय जनता को मूलभूत आवश्यकता से, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उससे कैसे रूबरू कराया जाए, इससे संबंधित बातें करी थी। यानी कि कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के विकास करने की बात इन्होंने भी करी थी 1945 में। साम्यवादी नेता एम.एन. राय, साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने, याद रखिएगा, जन योजना शुरू करी थी। सर्वोदय योजना किसकी है? सर्वोदय योजना किसकी है? तो आप कहेंगे सर जी सर्वोदय योजना है ना जयप्रकाश नारायण जी की है। सर्वोदय योजना किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की है। और ये रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? 1950 में। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। बताओ यहां तक बातें क्लियर रहेंगी? लाइक का बटन सभी लोग दबाते रहेंगे। लाइक के बटन में कंजूसी नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? लाइक के बटन में कंजूसी नहीं होगी, है ना। लोगों को शेयर करते रहना है। और अगर आपको इकोनॉमी समझ में आ रही हो तो यस सर जरूर बोलना है कि यस सर हमको इकोनॉमी समझ में आ रही है। तो आज का टॉपिक क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? भारत में आर्थिक नियोजन। जल्दी बोलो।
पानी वानी पी ले, पक्का? सारी बातें यहाँ तक समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं योजना आयोग की। अब बात करते हैं योजना आयोग की। ये बताइए, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कोई बताएगा? योजना आयोग का गठन हाँ, योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर। तो 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन प्रधानमंत्री होगा, यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही क्या हो जाएगा? योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बच्चों? योजना, पीसी महालनोबिस, गलत हो गया, सभी लोग का गलत हो गया। पीसी महालनोबिस नहीं है बच्चे, केसी नियोगी है। और भारत के पहले वित्त आयोग, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे केसी नियोगी, है ना? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और केसी नियोगी कौन थे? ये केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यहां लिख लेना है आपको, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये कौन थे बच्चों? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग का काम क्या है? योजना बनाना। योजना आयोग का काम क्या है बच्चों? योजना बनाना। प्लानिंग कमीशन है ये प्लानिंग कमीशन है, तो इसका काम क्या होगा भैया? योजना बनाना। योजना आयोग क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये लोगों को नहीं पता होता है, गुलजारी लाल नंदा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कह देंगे गुलजारी लाल नंदा। याद रखोगे। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया बच्चों? योजना आयोग नाउ कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। योजना आयोग अब क्या बन चुका है? नीति आयोग बन चुका है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से। तो प्रश्न ये है, योजना आयोग जब थी तो उसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर केंद्र सरकार योजना बनाएगी, जस्ट इमेजिन, यदि केंद्र सरकार योजना बनाएगी तो राज्य सरकार कहती है कि तुम हमारे ऊपर योजना थोप रहे हो, तुम हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? योजना थोप रहे हो। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो पिस कर रह जा रही थी, है ना? तो क्या करा जाए? केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया गया? अगस्त 1952 में केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया गया बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया अगस्त 1952 में। याद रखिएगा, अगस्त 1952 में। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद में पहली बात तो योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। जितने भी योजना आयोग के सदस्य हैं बच्चे, योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हो जाएंगे। योजना आयोग के सदस्य, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो जाएंगे, या सभी केंद्र शासित प्रदेशों
केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो शामिल हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य, है ना, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के रूप में चुन लिए जाएंगे। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा या योजना आयोग का जो सचिव होगा वो वही होगा, है ना, वही होगा जो एनडीसी का होगा। या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष और सचिव वही होंगे जो एनडीसी के हैं, या एनडीसी के अध्यक्ष सचिव वही होंगे जो योजना आयोग के। अर्थात एनडीसी का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एनडीसी का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो एनडीसी के पहले अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। बताओ समझ में आया? बताओ सब लोगों को समझ में आया? फटाफट से जल्दी, क्या सब लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये एक बच्चा रो आ रहा है, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होगे अरे सर आप तो पढ़ाते पढ़ाते खा भी रहे हैं, आज हम दिन भर पढ़ा ही रहे हैं, सुबह से आज हम सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो हमने सोचा लाओ भाई चलती क्लास में ही खा लें। अभी आपको पढ़ा के उठेंगे, फिर अगली क्लास में बिहार दरोगा में पढ़ाना है, क्या ही बताएं। चलो तुम लोग भी खाते रहो, तुम्हें कौन मना कर रहा है, लेकिन क्लास को शेयर कर दो, मजा नहीं आ रही है। क्लास को शेयर कर दो। अब से क्लास शाम को ही चलेगी 6 बजे। अब से जो क्लास है वो शाम को 6 बजे से चलेगी, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम यह है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे योजना आयोग। अब पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग कर रहा है, यानी योजना आयोग द्वारा जो 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा उसे अंतिम रूप से स्वीकृति, उसे अंतिम रूप से स्वीकृति एनडीसी प्रदान करेगा, एनडीसी प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या है? योजना आयोग का काम क्या है? योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना का निर्माण कराना, और पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद देगी। यही आपको बताया है, क्लियर है? अब हम लोग यहां पर बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। अब जरा देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी कब से कब तक चली? 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी कब से कब तक चली? 1961 से 1966 तक। चौथी कब से कब तक चली? तो याद रखिएगा 1966 से 1969 के बीच में, 1966 से 1969 के बीच में कोई योजना नहीं चली, यानी अवकाश। यानी क्या हो गया बच्चों? अवकाश। फिर इसके बाद 1969 से 1974, फिर 1974 से 1978, फिर 1978 से 80 तक कोई योजना नहीं चली, है ना। और इसमें चली थी अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। छठवीं पंचवर्षीय योजना ना चलकर रोलिंग प्लान चला, जो कि किसने चलाया था? जनता सरकार ने, जनता पार्टी ने। क्लियर है? फिर छठवीं आएगी 1980 से लेकर 1985, सातवीं 1985 से लेकर 1990, फिर याद रखिएगा 1990 से लेकर 1992 तक कोई नहीं चली, 1990 से लेकर 1992 तक कोई नहीं चली, और 1991 में आ गया था आर्थिक संकट, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1992 से 1997, 1997 से 2002, फिर 2002 से 2007,
फिर 2007 से 2012, फिर 2012 से 2017, लेकिन 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग समाप्त हो गया और क्या आ गया बच्चों, नीति आयोग आ गया। क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो याद रखिएगा अवकाश कौन कौन सा हुआ, 1 अवकाश, 2 अवकाश और 3 अवकाश। अगर आपसे पूछा जाए कोई नहीं शेयर किया है सर, आप का क्लास कोई नहीं शेयर करता है, अरे भैया हमारे क्लास क्यों नहीं शेयर करते हो, क्या हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा बताओ क्यों नहीं शेयर करते हो, रीजन बताओ कोई। अच्छा सबसे पहले जितने लोग हो वो प्रेजेंटी दो, सबसे पहले जितने लोग हो वो प्रेजेंटी दो, हम यहां पर नाम बोलेंगे जल्दी। भूख लगी है। हाँ तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, क्यों? तो आप कहेंगे हैरड डॉमर मॉडल पर। दूसरी पीसी महालनोबिस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो आप कहेंगे हैरड डॉमर मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो आप कह देंगे पीसी महालनोबिस मॉडल था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, सैंडी सुखमयी चक्रवर्ती, सैंडी और सुखमयी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल गडगिल मॉडल था, डीआर गडगिल मॉडल था। तो याद रखिएगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल कौन सा है, डीआर गाडगिल मॉडल है। तो ये 4 याद कर लीजिएगा बच्चों, ये 4 याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। अच्छा बताइए वस्तु मजदूरी मॉडल, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए वस्तु मजदूरी मॉडल किसका है, आगत निर्गत मॉडल किसका है, दोनों बताइए। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल किसका है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल किसका है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल किसका है, तो आप कहेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना का। आगत निर्गत मॉडल किसका है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना, तो आप कहेंगे 6वीं। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना, आप कहेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा वस्तु मजदूरी मॉडल किसका है, जल्दी बताओ। मैं क्लास को आने से पहले ही लाइक कर देता हूं, बहुत बढ़िया। अब एनुल अंसारी कह रहे हैं सर आपने हाजिरी लगवा ली लेकिन आपने नाम नहीं बोला। अच्छा चलो ठीक है, ये आप लोग को ऐसे याद कर लेना, ये आप लोगों को ऐसे याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई, तो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात, एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, बताइए। भारत में जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अब बताइए कितनी बार लगा है, क्योंकि हम आपको एक चीज याद करवाने जा रहे हैं, आई विश कि आपको याद हो जाएगा। विजय शंकर सर मैंने आपका बैच लेकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बैच 24 से हूं, पवन तिवारी। ओके थैंक यू वेरी मच। तो राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, तो आप कहते हैं राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। अब इसको हम क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको याद होता है 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था।
इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। याद कीजिए, अरे हां कि ना। और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसके आधार पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। ये बच्चों वाले प्रश्न तो आप जानते ही हैं, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको यह बता रहा था 1975 जब आपको याद रहता है तो 1975 से एक क्वेश्चन याद रखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। और 1975 कौन सा पंचवर्षीय योजना है, तो 1974 से 1978 के बीच में, 1974 से 1978 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। सारी बातें क्लियर रहेंगी। अब हम लोगों ने इस आधे घंटे में ये चैप्टर पढ़ लिया। इस आधे घंटे में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा, हाँ कि ना? अब क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है गया है, ये करो जल्दी से, जल्दी। सबका उत्तर सही आ गया, सबका उत्तर सही है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का भाग है? आर्थिक नियोजन किस सूची का भाग है? तो यह है समवर्ती सूची का भाग। बिल्कुल सही बताया। आर्थिक नियोजन किस सूची का भाग है? तो समवर्ती सूची का भाग है। अगर आपसे पूछा जाता कि पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है, तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगली बात किया जाए, अगली बात क्वेश्चन किया जाए, ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, समवर्ती सूची में शामिल विषय जो हैं, जैसे मान के चलिए किताब हो गई, जैसे आर्थिक नियोजन हो गया, या आर्थिक नियोजन तो हो गया, परिवार नियोजन हो गया, परिवार नियोजन, जैसे हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, है ना? तो परिवार नियोजन, किताबें, ये सब किसमें आ जाती हैं? समवर्ती सूची में। तो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि समवर्ती सूची में शामिल विषय पर विवाद हो जाए, प्रश्न है यदि समवर्ती सूची में शामिल विषय पर विवाद हो जाए, विषय पर विवाद हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? विवाद हो जाए तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार को? जल्दी बताइए।
देखो, समवर्ती सूची वो विषय है या वो सूची है जिसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है कि नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि दोनों में विवाद हो जाए, यदि दोनों में विवाद हो जाए तो फिर किसको प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल रवि यादव, सही बताया है ना। किसको दी जाएगी प्रधानता? संघ को, यानी केंद्र को प्रधानता दी जाएगी। यानी शक्तिशाली किसको बनाया गया है? संघ को बनाया गया है। अच्छा बताइए, ऐसा कोई विषय जो ना तो संघ सूची में हो, ना तो राज्य सूची में हो और ना समवर्ती सूची में हो, तो बताइए उस विषय को कहते हैं, है ना, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय। तो बताइए अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? किसको प्रदान की गई हैं? ऑप्शन में ले लो, संघ को, नंबर 2 राज्य को, नंबर 2 दोनों को, और नंबर 4 है ना प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं। तो बताइए, ये हमने क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसको दी गई हैं? जल्दी बताओ। प्रेसिडेंट तो हमने ऑप्शन ही नहीं दिया, प्रेसिडेंट तो हमने ऑप्शन ही नहीं दिया। बेटा फॉरेस्ट गार्ड का भी करेंगे, टेंशन नहीं लो, फॉरेस्ट गार्ड का भी किया जाएगा, धीमे धीमे सब पर चर्चा करेंगे। एक लौती जान है, तुम जानते हो, है ना। एसएसजी गुरुकुल में लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड लोग ही वो पूरा एसएसजी गुरुकुल संभाले हुए हैं, और सब कुछ देने की कोशिश करने के चक्कर में हम लोग कुछ भी नहीं दे पाते हैं, है ना। पूरी कोई चीज कर ही नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि सब पर ध्यान देने पे गड़बड़ा जाती है चीजें। आप लोग बस लाइक बढ़ाते रहना है। आप लोगों को अब डेली बेसिस में शाम को कितने बजे आना है? 6 बजे, और ये क्लास करते रहना है, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। तो किसको दी गई है? तो आप कहते हैं संघ को। याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो संघ के पास हैं। आगे बढ़ा जाए, सेंट्रल के पास है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? बताओ जल्दी से। हम लोगों को पता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली, फिर 1990 से 92 तक अवकाश रहेगा। 1990 से 1992 तक क्या रहेगा बच्चों? अवकाश रहेगा। तो कब शुरू होगी? 8वीं 1992, और 8वीं कब से कब तक चलेगी? 92 से 97, 1992 से 1997, 1992 से 1997 8वीं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास। याद रखिएगा, सर्वांगीण मानव विकास, सर्वांगीण मानव विकास। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सर्वांगीण मानव विकास था? तो आप कह देंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? गांव तक पेयजल, टीकाकरण को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, टीकाकरण की व्यवस्था करना और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना। तो आप कह देंगे सर जी 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी बच्चों? 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? भारत से निरक्षरता को समाप्त करना। तो आप कह देंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत से निरक्षरता को समाप्त करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके तहत 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लोगों को, है ना, उनको
कहा जा रहा था बस भैया तुम अपना नाम लिख लो और अपना नाम पढ़ लो। भारत में हर वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा जो सिर्फ अपना नाम लिख और पढ़ ले। जो अपना नाम लिख और पढ़ ले वो भारत में साक्षर हो जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा भारत से निरक्षरता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम कब उठाए गए? 8वीं पंचवर्षीय योजना में उठाए गए। 1992 से 1997 में उठाए गए। बताओ, समझ में आ रही है बातें? मजा आ रही है? सारी पंचवर्षीय योजना तुम्हारे मुंह पर रहेगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो विनियोग की दर थी, इन्वेस्टमेंट की जो दर थी, वो बचत दर से कम थी कि बचत दर से अधिक थी, ये पूछ रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आप कहेंगे सर जी 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का कितना था? घरेलू बचत दर जो थी, ये घरेलू बचत दर जो थी, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, ये लगा दिया है लेकिन ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो घरेलू बचत थी वो जीडीपी का कितनी थी? जीडीपी का 26% थी। वो जीडीपी का कितनी थी बच्चों? 26% थी। और इन्वेस्टमेंट की जो दर थी वो जीडीपी का 28% थी। जो इन्वेस्टमेंट की दर थी वो जीडीपी का 28% थी। जीडीपी का 28% थी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को उत्तर समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा? तो बचत दर से अधिक। तो बचत दर से अधिक, है ना। चलिए, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, ये फॉर सिविल सर्विसेज। तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, वरना अगर आप आगे चाहें तो इसको रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। ये रटने वाला प्रश्न है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? अभी हमने आपको बताया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में निरक्षरता को समाप्त किया जा रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, और क्या किया जा रहा था बच्चों? और यहां पर क्या क्या? गांव में पेयजल टीकाकरण की बात की जा रही थी, सर्वांगीण मानव विकास की बात की जा रही थी। तो मानव विकास की बात की जा रही थी, तो यहां पर इसमें क्या लिखा जाए? तो भोजन, काम और उत्पादकता, है ना, भोजन, काम और उत्पादकता। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भोजन, काम और उत्पादकता। तो ए नंबर का क्वेश्चन इसका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। यहां पर देख लेते हैं, एक सेकेंड, सब कुछ बताया। देखो यहां पे आ जाते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। 1985 से 1990 तक चली थी। अच्छा, सॉरी, ये तो हमने 8वीं बताई ना, हम तो और दिमाग लगा रही है। तो 8वीं, वही मैं सोचूंगी क्या हो रहा है यार, मिल क्यों नहीं रहा है। हाँ, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। हम तो वही सोचे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये गड़बड़ हो रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना वो 8वीं थी, 1992 से 1997। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। इसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात कही, उत्पादकता में वृद्धि की बात कही गई, है ना। तो खाद्यान्नों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना है ना। अच्छा, ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या मुख्य शीर्षक क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर, तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। यह है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली है? 2007 से 2012 तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस योजना में प्रति वर्ष कितने % की वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया था? प्रति वर्ष 9% की वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया था। वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया था। और ये कब से कब तक चली थी? तो मैंने बताया आपको 2007 से लेकर 2012 तक, है ना।
चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। बेटा लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। अगला, ये सब पढ़ा चुका हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। अब अच्छा बताइए, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? कितने लोग जान रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर अगला पढ़ने वाले हैं? निर्धनता, इन गरीबी और बेरोजगारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखो, एक बच्चे ने बताया, राहुल सिंह जी ने, कि सर 9% रखी गई थी लेकिन 8.3% प्राप्त हुई थी। देखो इस लेवल से पढ़ो, इस लेवल से पढ़ो। देख रहे हो कितना भौकाल है ना। 9% की रखी गई थी और 8% प्राप्त हुई थी। देखो ये भौकाल है बच्चे का। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, है कि नहीं? भारत का उपराष्ट्रपति। अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रीय परिषदों का, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये बताइए, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषदों का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, पूर्वोत्तर, ऐसे होता है ना। तो बताइए जल्दी से, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का गृह मंत्री। याद रखिएगा, भारत का गृह मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, भारत का गृह मंत्री, ठीक है, भारत का गृह मंत्री। अगर आपसे पूछा जाए एनडीसी का सचिव कौन होता है? एनडीसी का सचिव कौन होता है? तो जो योजना आयोग का सचिव होता है, जो योजना आयोग का सचिव होता है, जो योजना आयोग का सचिव होता है वही एनडीसी का सचिव होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वही क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहां पे हम आपसे पूछते हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? इकोनॉमिक सर्वे, कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? इस बात पर हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? चलो इतना बताओ, पहले यहां पे लिख देते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो आप कहते हैं यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्री। कौन जारी करता है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 7वां, भारत में संपोषणीय विकास, भारत में संपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना ने अपनाया? संपोषणीय विकास। तो आराम से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 और हमको खटाखट से उत्तर दीजिए, है ना। लगभग 20 से 22 प्रश्न यहां पर मैं आपके सामने लाया हूं और इसी पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो बताइए क्या होगा। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो आप कहते हैं कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया था और इसमें बोकारो स्टील प्लांट की, बोकारो स्टील प्लांट भी रूस के सहयोग से लगाया गया था। कहां पर? झारखंड में। कहां पर लगाया गया था? झारखंड में। पांचवी पंचवर्षीय योजना तो आप जानते हैं, गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का भी है और छठवीं पंचवर्षीय योजना का भी है। ऑप्शन में कभी पांचवी नहीं आता तो छठवीं ही लगाना पड़ता है।
तो इसका सही उत्तर क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संपोषणी विकास की बात की और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात कही गई। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात की गई, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना, और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? गडगिल मॉडल था। क्या था बच्चों? गडगिल मॉडल पर आधारित थी। गडगिल मॉडल पर, डीआर गडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगली बात करते हैं, 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जितनी लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या उतना प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे नहीं, है ना। निर्धारित किया गया था 8% के आसपास, निर्धारित किया गया था 8% के आसपास, प्राप्ति हुई थी 7.6% के आसपास। तो 8% निर्धारित कर रहे हो और 7.6% आपका प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या होगा? बताइए जल्दी से। जल्दी। सी, संभावना से कम परंतु संतोषजनक, बिल्कुल सही है। संभावना से कम, है ना, और संतोषजनक। अरे भैया 8 रखी गई थी, 7.6 प्राप्त हो गई, तो क्या ही खराब प्राप्त हुई है। अगला, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? कितना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो ना, कितना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, तो सार तत्व किसको माना गया? सार तत्व किसको माना गया? हमने आपको बताया भी था, सर्वांगीण मानव विकास पर बल कब दिया गया? तो सर्वांगीण मानव विकास पर बल दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना को। याद कीजिए, यहां पर बताया हमने आपको, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, यहां पर हमने आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, यहां पर लिखा है 1992 से 1997 सर्वांगीण मानव विकास। तो सर्वांगीण मानव विकास पर बल दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी को ही सारे विकासों का सार तत्व माना जाता है। मानव विकास को सारे विकासों का सार तत्व माना जाता है। गांव में पेयजल, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, भारत में निरक्षरता को समाप्त करना, 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के व्यक्तियों को अपना नाम लिखने और पढ़ने की बात कहने के लिए बताना। और आपको मैंने बताया कि इस 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले 1991 में एलपीजी नीति शुरू कर दी गई थी, हाँ कि ना, है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग किस मॉडल के नाम देंगे? बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग किस मॉडल के नाम देंगे? तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर ही काम किया था, आपको पता है ना। तो इसको हम लोग राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1991 में एलपीजी नीति शुरू हो गई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना ठीक इसके बाद शुरू की गई 1992 से 1997 के बीच में। और हमने आपको बताया कि सर्वांगीण मानव विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। क्या था? सर्वांगीण मानव विकास इसका मुख्य क्या था बच्चों? लक्ष्य था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि हम सिर्फ कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं? कितने विद्यार्थियों को यहां पर यह महसूस हो रहा है कि शुभांशु सर हमेशा कठिन क्वेश्चन कराते हैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। चलिए, आत्मनिर्भरता पर बल किसमें दिया गया? हमने आपको बताया आत्मनिर्भरता पर बल चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर ज्यादा बल किसमें दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता गरीबी उन्मूलन, रोजगार प्रदान करना और न्याय की बात करता तो 5वीं की बात करते। अगर यहां पर रोजगार, न्याय और गरीबी उन्मूलन की बात करता, है ना, रोजगार, न्याय और गरीबी उन्मूलन की बात करता, तो हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना लिखा देते, 5वीं योजना। लेकिन इसने आत्मनिर्भरता पर अधिक बल की बात कही है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किसमें थी बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला, और बाकी हमने आपको बताया है
है ना, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। अच्छा बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्टील प्लांट खोले गए थे, जल्दी बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट खोले गए थे, जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट से। आप लोगों ने लाइक कर दिया है ना। आज हम सुबह से ही क्लास लेने में लगे हैं, सुबह से उठे हैं, कचर 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 क्लास लेते चले जा रहे हैं। हाँ जल्दी बताओ बच्चों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बेटा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में किया गया था। क्लियर है? हाँ, तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे बैंकिंग वाली पार्ट में। तो यहां पर पहला स्टील प्लांट याद करना है भिलाई, दूसरा याद करना है दुर्गापुर, और तीसरा याद करना है राउरकेला। तीसरा क्या याद करना है? राउरकेला। तो भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में है ना। दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। और राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में है। अब भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से खोला गया? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से खोला गया था? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। बहुत बढ़िया बेटा। जो बोकारो है ना वो चौथी में आएगा, सॉरी तीसरी में। बोकारो स्टील प्लांट जो है, जो झारखंड वाला है, जो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड वाला है, जो आपका रूस के सहयोग से खोला गया, वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, दूसरे में नहीं था। अगला, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? यानी वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय के लिए अधिकतम साधन ऋणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऋणों के माध्यम से समझ रहे हो ना, लोन के माध्यम से, जैसे बाजार ऋण, अल्प अवधि में लिया गया ऋण, विदेशों से ली गई सहायता, लघु बचतों के बदलों में जो जारी प्रतिभूतियां हैं उनसे, राज भविष्य निधियों से, पूंजीगत प्राप्तियों से जो उधार लिया जाता है, या फिर अन्य जो भी है ना, जो भी देय होते हैं, या फिर अन्य जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, उनसे सारा विकास किया जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऋणों से, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा? ऋण से। तो ऋण इसका सही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सही बताया है। वैसे ऐसे प्रश्न लोग बता नहीं पाते, लोग सोचते हैं राजस्व प्राप्ति से। क्या आपको इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा? क्या इतना राजस्व प्राप्त हो जाता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और सार्वजनिक व्यय उन्हीं से हो जाए? नहीं भैया, उतना हमको जितना राजस्व प्राप्त नहीं होता, उससे ज्यादा चला जाता है कि नहीं। चलिए अगली बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 हम लोगों को पता है, 2012 से 2017 तक। इसमें क्या किया गया बच्चों? इसमें आपको पता है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को ले आए, और नीति आयोग ने 3 योजनाएं बनाई। क्या? 15 वर्षीय एक लंबी योजना, है ना, 15 वर्षीय रणनीति बनाई, 7 वर्षीय रणनीति बनाई, और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा बनाया। अरे हाँ कि ना। अच्छा था, ये जो पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना ने जो 3 योजनाएं बनाई, जस्ट इमेजिन, पंचवर्षीय योजना में जो नीति आयोग ने 3 योजना बनाई, उनके नाम क्या थे? डी डी डी, सब लोग डी 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 चिल्लाने में लगे हैं, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहा। अच्छा एक एक क्वेश्चन ये तो बताओ, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? अरे लाडलो, थोड़ा सा मेरी बात भी सुनो और हमको बताओ कि आप योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? सब लोग का आंसर आ रहा है डी। सब लोग डी 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 करने में लगे हैं, सब लोग लाइन से डी 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 करने में लगे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। चलो डी लगा देते हैं। तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी विकास, है ना। और हमको पता है 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग ने क्या कर दिया? 3 योजनाएं बनाई। 15 वर्षीय योजना बनाई, 7 वर्षीय रणनीति बनाई, और 3 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया। 7 वर्षीय रणनीति बनाई और 3 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया। एक्शन प्लान,
है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई? सबका उत्तर मोंटेक सिंह आलूवालिया है, बिल्कुल सही है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया ही हैं, सबका सही उत्तर है। रोलिंग प्लान कौन से सरकार की थी? रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार की थी। अच्छा बताइए, जनता पार्टी सरकार को रोलिंग प्लान लागू करने के लिए किसने सलाह दी थी? बताइए, जनता पार्टी को रोलिंग प्लान लागू करने के लिए, यानी 1978 से 80 तक ये चल पाई थी, इसको कहते हैं अनवरत योजना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अनवरत योजना को किसने सलाह दी थी? तो आप कहेंगे डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला। तो डीटी लकड़ावाला समिति ने मिलकर, है ना, जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर अनवरत योजना शुरू करी और समय से 1 वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया था, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना को, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया, समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया, पहले समाप्त कर दिया, अर्थात 1974 में शुरू हुई थी, 1978 में समाप्त कर दिया। अगर आपको अनवरत योजना के बारे में अच्छे से जानना है तो आप गुन्नार मिर्डल की किताब पढ़िए, आप गुन्नार मिर्डल की एक किताब पढ़िए, गुन्नार मिर्डल की एक किताब पढ़िए, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा में आपको अनवरत योजना के बारे में पता चलेगा, है ना। अनवरत योजना के बारे में आपको पता चलेगा एशियन ड्रामा में, जो किसकी है बच्चों? गुन्नार मिर्डल की है, याद रखोगे। अगला प्रथम इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लड़का वाला नहीं लकड़ा वाला है, लकड़ा वाला है, लड़का वाला नहीं है। बहुता, बहुता, ये क्या कह रहा है? मेरा नाम ले लीजिए, तेरा नाम लिया ओ, तुझे याद किया। चलो, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो कब प्रारंभ हुई? तो 1951-52। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा है? हैरेड डॉमर मॉडल, हैरेड डॉमर मॉडल। और किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई, कृषि को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ और उस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस, उसमें अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए, सब बताया हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे, जितने बच्चे नए हैं उनको मैं अभी ये दिखाऊंगा कि जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, वो सब कुछ पहले से ही हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो, सब लोग कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब हमें गुस्सा तो इतना आ रहा है कि चाकू निकालें और कहें ए से अंदर, बी से बंदर, सी से सिकंदर, डी से डाकू, पेट में मारेंगे चाकू। गधों, सब पढ़ाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दे रहे हो, सारा पढ़ाया गुड़ गोबर कर दे रहे हो। अब से हमें लग रहा है आज जाओ, आज फिर अर्थव्यवस्था की अंतिम क्लास है, जाओ। आज से इकोनॉमी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाओ और तुम लोग सब पॉटी कर देते हो। देखो, यहां पे सब बताया था। शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ाया था कि आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का भाग है। सबसे पहले आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में मोक्षांडम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी। किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया और यह 10 वर्ष की योजना थी।
फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि फिक्की प्रस्ताव लाया गया और उसने क्या किया, राष्ट्रीय योजना आयोग की गठन की मांग की। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जो 15 वर्षीय योजना तैयार करेगी और इस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था, तो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने और इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। समझे? तो प्रश्न देखो, प्रश्न की धार देखो और इसके बाद राम जी की चाल देखो, रगों में उबाल देखो। तो अगर आपसे पूछा गठन किसने किया था तो सुभाष चंद्र बोस, और अगर अध्यक्ष पूछा जाता, अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो जवाहरलाल नेहरू। तुम लोग कैसी बात करने लगे हो। अच्छा, ROARO में इन्वायरमेंट की क्लास नंबर 17 और 20 सर करप्ट हो गई है, इसे सही करवा दीजिए। अच्छा ऐसा है क्या, चलो आज ही चेक करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास कितने बजे चल रही है, शाम को 6 बजे से क्लास चल रही है, समझे क्या। हाँ, योजना अवकाश की अवधि क्या है, कौन कौन सी योजना अवकाश की अवधि है, तो तुम लोग बताओ जल्दी से, फिर हम यहां पर दिखाते हैं, है ना। ये देखो हमने यहां बनाया था 1966 से 1969 तक कोई नहीं चली क्योंकि अकाल सूखा पड़ गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, सारी बातें बताई। 78-80 में अनवरत योजना चली और 90 से 92 के बीच में अवकाश रहा। ये 3 अवकाश रहे हैं। कितने अवकाश रहे हैं, 3 अवकाश रहे हैं। तो चलिए हम लोग अवकाश खेल लेते हैं। तो 1966 से 1969 तक का ये अवकाश रहा है। 1966 से लेकर 1969 तक का ये अवकाश रहा है। अब हमको बताओ 1966 से लेकर 1969 के बीच में तुम लोगों को क्या क्या पता है, तुम लोगों को क्या क्या पता है 1966 से 1969 के बीच में। तो आप कहते हैं सर नई कृषि नीति अपनाई गई थी 1966-67 में। इसके अंतर्गत हाई क्वालिटी के बीज लाए गए थे, उनका वितरण किया गया था, उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू किया, सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हम लोगों ने बेसिकली क्या शुरुआत करी, हरित क्रांति की शुरुआत करी, है कि नहीं। तो याद रखिएगा 1966-67 में नई कृषि नीति लागू करी हम लोगों ने, नई कृषि नीति लागू करी, अर्थात हम लोगों ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित करे, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण किया, बीजों का वितरण किया। इसके बाद सिंचाई कार्यक्रम यानी सिंचाई का विस्तार किया और क्या किया, उर्वरकों का प्रयोग किया और उर्वरकों का प्रयोग करके हम लोगों ने बेसिकली क्या शुरू कर दी, हरित क्रांति शुरू कर दी। और हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय हमारे भारत में किसको जाता है, जिसका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। 98 वर्ष की उम्र में मर गए, 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम क्या है, MS स्वामीनाथन। और ये बीज कहां से लाए थे, अमेरिका के मैक्सिको से ये हाई गुणवत्ता वाले बीज लाए थे, समझे क्या। और हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। समझ में आया क्या, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, यस सर समझ में आ गया सभी लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ था, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा लाभ हुआ था पंजाब को, हरियाणा को, है ना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन वाले क्षेत्रों को हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ था। तो जब पहली हरित क्रांति चलाई गई थी तो उसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ था, तो पहली हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था और दूसरी वाली में चावल का हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न,
10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? बताइए जल्दी से। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन सी, है ना, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और आई विश कि आप बता सकते हैं। जल्दी बताएंगे फटाक से, जल्दी। दसवीं पंचवर्षीय योजना, देखो ये जो चार दी गई ना, कृषि है, उत्पादन है, संचार है, व्यापार, सब लोग व्यापार व्यापार कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर व्यापार ही होना चाहिए। सबका व्यापार आ रहा है। चलिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है संचार। व्यापार में, व्यापार के लिए जो वृद्धि दर थी वो 13% के आसपास है और संचार में वृद्धि दर है 15% के आसपास। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? तो आप कहेंगे संचार की हो जाएगी, व्यापार की क्यों होगी? अगला क्वेश्चन 18वां, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की गई? यानी रोजगार में सबसे ज्यादा रोजगार इनमें से किस क्षेत्र ने दिया था? बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार इनमें से किस क्षेत्र में लोगों को दिया गया? तो ऑप्शन में है कृषि, निर्माण या विनिर्माण या परिवहन या संचार। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप गलत नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र यानी कि निर्माण कार्य, उद्योग क्षेत्र यानी कि निर्माण कार्य। और लगभग 8.27%, है ना, रोजगार वृद्धि थी। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम, है ना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये सब कब शुरू किए गए थे? जब आंतरिक अशांति के आधार पर क्या चलाया गया था? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, अर्थात 1975। देखिए इसीलिए मैंने आपको यहां पर सब बताया था पहले, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया था कि कैसे याद करना है। तो आपको याद करना है राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, 1962, 71, 75, 75 से ये सब याद कर लो। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति पर आपात लगाया, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ, निर्यात प्रोत्साहन आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत भी 1975 में की गई। तो इसका उत्तर भी आपने लगा लिया अच्छे से, है कि नहीं? हाँ, अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं। जैसे 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, है कि नहीं? 1982 में क्या की गई बच्चों? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना। अब नाबार्ड का मुख्यालय क्या है? तो आप कहेंगे मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय क्या है? तो आप कह देंगे मुंबई। नाबार्ड क्या करता है? कृषि को ऋण प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए ऋण प्रदान करता है। अब आप बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये पेपर में पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। 1969 की बात बताई जाए तो आपको पता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सबसे इंपॉर्टेंट 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप कह देंगे 19 जुलाई 1969 में किया गया, 19 जुलाई 1969 में किया गया। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप कह देंगे इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? जिन बैंकों की जमा पूंजी कितनी हो, जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ होगी, उन सभी का क्या किया जाएगा? राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो 1969 में क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 में और भी बहुत सारी चीजें की गई, वो क्या? प्रखर ने दिया है नेशनल एग्रीकल्चर, नहीं बेटा, नेशनल बैंक फॉर होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। आप लोग गलत कर दे रहे हो, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया?
डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा बताइए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी बताइए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है और सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है ना? चीकू तुमने एक गुस्से वाला आइकन क्यों बना कर रहे हो? हैं हमेशा लाल रहते हो क्या? घर पहुंचते तुम्हें मम्मी कहती होंगी ना मेरा लाल आ गया, वैसे तुम लाल हो जाता हूं। चलो बताओ सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है? तो आप कहेंगे सर जी लखनऊ, है ना? सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या होता है? कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोर सेक्टर क्या होता है ना? कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के ऐसे कितने उद्योग हैं, अर्थव्यवस्था के ऐसे कितने उद्योग हैं जिनको कोर उद्योग के नाम से जाना जाता है। यानी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए इन 8 उद्योगों को प्रधानता दी जाती है। तो जरा हमको बताइए, है ना, हमको बताइए तो कोर उद्योगों की संख्या कितनी है, कोर इंडस्ट्री कितनी है? तो कोर इंडस्ट्री है 8। यानी कि जो टोटल जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो इन 8 इंडस्ट्रीज का होता है। क्लियर है? तो ये क्या होती है बच्चों? कोर सेक्टर का मतलब क्या है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, चयनित आधार, तो इसका आंसर लगाएंगे चयनित आधार। अब बताइए ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं? ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं? तो याद कीजिए कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद। जल्दी जल्दी याद करो कौन कौन सा? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, उर्वरक। अच्छा आपको मैं होमवर्क देता हूं, इन 8 कोर उद्योगों में सर्वाधिक भारांश किसका है? सर्वाधिक भारांश किसका है और न्यूनतम भारांश किसका है? सर्वाधिक भारांश और न्यूनतम भारांश। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की यानी कि राज्य स्तर की, यानी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए पूछ रहा हूं कि इन 8 कोर उद्योगों में, इन 8 कोर उद्योगों में आपको बताना है, इन 8 कोर उद्योगों में आपको बताना है कि सर्वाधिक भारांश किसका है, जो सबसे ज्यादा अंश प्रदान करता हो, सबसे कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इंडिया बेस्ट एजुकेशन, बेटा तुम पीछे चल रहे हो, तुम्हारी क्लास लाइव नहीं चल रही, तुम बहुत पीछे चल रहे हो। सिडबी की स्थापना हाँ 1990 में हुई थी, बिल्कुल सही है, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, 2 अप्रैल 1990। आईडीबीआई की स्थापना, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। अच्छा आप लोगों को जो पिछली क्लास हुई थी, आप लोगों को जो पिछली क्लास इकोनॉमी की हुई थी उसकी पीडीएफ मिल गई कि नहीं मिल गई है? बिहार एसआई की क्लास बेटा बस रोज चलेगी, बिहार एसआई की जो क्लास है वो रोज चलेगी 8 बजे और एक सुबह चलेगी 10 बजे। बिहार वाले जितने विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे, बिहार वाले जितने विद्यार्थी हैं वो कल सुबह 10 बजे से क्लास चलेगी उनकी और रात में चलेगी 8 बजे। और लाइक का बटन दबा दें, 500 लाइक हो जाए, जल्दी बताइए फिर छुट्टी करें। तो बस 5 मिनट की क्लास और बची है, फिर हम लोग छुट्टी कर देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक समृद्धि का लक्ष्य दर क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक चली। जीडीपी की वार्षिक समृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 9% रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ था? 8.1%, है कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आई। तो 9% रखा गया था,
9% रखा गया था और 8.1% प्राप्त हुआ था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं 2007 से 2012 तक। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कम से कम 2 बातें और हमको बताए कोई, कम से कम 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 2 बातें अगर आप हमको बताइए तो मजा आ जाए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बताइए जल्दी से 2 बातें आप हमें बताइए जल्दी। अरे 2 बातें ना। पहला पर्यावरण संरक्षण, पहला पर्यावरण संरक्षण की बात की गई और दूसरा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास की बात की गई। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास की बात की गई, बस हो गया। तो पर्यावरण के संरक्षण पर सर्वाधिक ध्यान 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही भाग लिया गया, हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत तो आप कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, या किसानों के लिए ऋण माफी योजना, या फिर किसानों के लिए ऋण माफी योजना, ऋण माफी योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गया? जल्दी बताइए। दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही हम आपका दिल खुश करते रहें तो इससे अच्छा टीचर क्या है। तो एक और दिल खुश करने वाली बात याद रखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने की बात, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास करने की बात, इन सब पर बल दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सर हमने इकोनॉमी इस तरीके से कभी नहीं पढ़ी थी, धन्यवाद। आगे आज हम लोग ये अंतिम प्रश्न है, आज हम लोग अंतिम प्रश्न पे आ गए हैं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास के साथ इसको शुरू किया गया था। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास के साथ इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन ये पूरी चल नहीं पाई और नीति आयोग बीच में आकर अपनी टांग अड़ा लिया। ठीक है ना। इसमें बताया गया था जीडीपी में 8% की वृद्धि दर प्राप्त की जाएगी, कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि हमको प्राप्त करनी है। बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी में कितनी वृद्धि दर प्राप्त करनी थी? 8%। कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर प्राप्त करनी थी? 4%। और उद्योग क्षेत्र में या निर्माण क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र की बात की जाए तो कितनी वृद्धि दर प्राप्त करनी थी? तो आप कहेंगे 10%। क्या कहेंगे? 10%, है ना। तो यह है वृद्धि दर, लेकिन ये पूरी हो ही नहीं पाई, ये पूरी हो नहीं पाई और नीति आयोग ने आकर अपनी टांग अड़ा दी। आई विश कि मैं आपको आज पूरी पंचवर्षीय योजना समझा पाया हूं। और इसके बाद अगला चैप्टर आता है भारत में गरीबी और बेरोजगारी। अगला चैप्टर आता है भारत में गरीबी और बेरोजगारी। ये बताइए, इसको हम लोग कल पढ़ें? इसको हम लोग कल पढ़ें? बताओ जल्दी बच्चों, इसको हम लोग कल पढ़ें, क्योंकि अगली क्लास ठीक आधे घंटे बाद फिर से मेरी होने वाली है यूट्यूब पर ही। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, सभी लोग 8 बजे वाली क्लास में आएंगे। वो क्लास बिहार दरोगा की होगी, लेकिन उसमें सभी लोग आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो वही है जो घूम घूम के आ रहे हैं। तो मेरी कोई भी क्लास चले बच्चों, मेरी कोई भी क्लास चले, है ना, आपको उस हर क्लास में आना है। आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाया जाएगा। लोग सोचते हैं यार हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी में आएंगे, नहीं। जो भी तैयारी चल रही है आप सबकी तैयारी करो, नॉलेज जहां से मिल रही है उन सभी जगह से नॉलेज इकट्ठा करो। समझ में आ गया? तो अगली क्लास आपकी ठीक आधे घंटे बाद स्टार्ट करेंगे और 50 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न पढ़ाएंगे बड़े लेवल से।
तो आप लोगों से क्लास लाइक करने के लिए मैंने कहा कल कितने बजे आओगे सब लोग, और एक बार आप सबका नाम बोल देते हैं। अब सबका एक बार हम नाम बोल देते हैं, सब लोग अटेंडेंस लगाओ और जल्दी से कल कितने बजे आओगे ये बताओ। और चैप्टर का नाम क्या होगा? गरीबी बेरोजगारी। और इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? गरीबी बेरोजगारी के बाद अगला चैप्टर होगा बच्चों मुद्रास्फीति। अगला चैप्टर क्या होगा? मुद्रास्फीति क्या होती सब समझाएंगे। जैसे आज पंचवर्षीय योजना हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई ना, क्या कैसे होती है, वैसे मुद्रास्फीति पूरी समझाएंगे, है ना। आपको गरीबी बेरोजगारी पढ़ाई जाएगी, जो कि तुम लोग हो गरीबों और बेरोजगारों, है ना। फिर इसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे, ये वाले कि कौन मुद्रा आपूर्ति के सबसे तरल माप है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, है ना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा हम लोग का मनी और बैंकिंग, ये पढ़ा देंगे आपको। और फिर अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, है ना, उद्योग वाला, ये सब टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। उद्योग वाला, आरबीआई वाला, मॉनेटरी पॉलिसी वाला, ये सब। इसके बाद कृषि वाला पार्ट हो जाएगा, जो नाफेड क्या होता है, ये सब चीजें, ये सब एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन आएगा। पेपर पूछा जाएगा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करता है कि भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद करता है ना। ये सब आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। देखो अभी हमने आपको बताया था ना, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ये हमने आज ही पढ़ा दिया आपको हरित क्रांति में ही। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बच्चे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, दिल खुश हो जाएगा। देखो, है ना। अभी हमने बताया कि बताइए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किसमें की गई थी? अभी बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात की जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की जाए, या फिर कृषि बीमा योजना की बात की जाए, किसानों के लिए ऋण माफी योजना की बात की जाए, वो सारा आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना मिल जाएगा। तो कल की पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी, आज की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। जितनी पढ़ाई बातें हैं वो सब दे दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में लिंक आता है, लिंक जैसे आए वैसे क्लास में आ जाया करो। ज्यादा बातें नहीं करनी है। और जो विद्यार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं, तो याद कीजिए जो भी विद्यार्थी ग्राम पंचायत में एसएसजी गुरुकुल में पढ़ रहा है उससे पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन वो धड़ल्ले से आपको बता देगा। कोई भी स्पीड टेस्ट माइकल लाल बना दे, सारे के सारे प्रश्न वो कर देगा। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, या किसी भी जूनियर असिस्टेंट की बात करें, यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की, विश्वास मानो अगर आपने पेज बैच ज्वाइन किया है तो इससे प्यारा